I am here as a representative of a Muslim nation whom you must learn to respect. पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना इस देश के पहले गवर्नर जनरल भी थे। भले ही मोहम्मद अली जिन्ना को भारत में विलेन की तरह देखा जाता हो, देश की आजादी के मौके पर वो एक विलेन बनकर उभरे हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता उस मौके पर मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस मजबूती से पाकिस्तान की वकालत की, ये केवल उनके ही बस की बात थी। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना जो बोल रहे थे उसकी स्क्रिप्ट राइटर तो अंग्रेज थे, मगर इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद अली जिन्ना उनकी स्क्रिप्ट पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। जिन्ना की शख्सियत में ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने अपनी जिद के बल पर पाकिस्तान बनवा लिया और अपने ही देश के दो टुकड़े कर दिए। जानेंगे आज के वीडियो में, आप बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। अपनी जिद के बलबूते पर दुनिया का नक्शा बदल देने की ताकत सब में नहीं होती। अपने आप को दुनिया के किसी एक देश का फाउंडर बनाना भी सबके बस की बात नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना दुनिया के उन चंद गिने चुने लोगों में से एक थे जिन्होंने अपने बल पर एक देश को बनाया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के विशेष सचिव के पद पर कार्यरत रहे तिलकर देवाशर जब अपने पद से रिटायर हुए तो उन्होंने पाकिस्तान के शासकों पर एक किताब लिखी जिसका नाम था पाकिस्तान एट द हेल्म। इस किताब में उन्होंने जिन्ना की पर्सनैलिटी पर भी कुछ रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना बहुत अच्छे वकील थे और उन्होंने पाकिस्तान की वकालत उससे भी अच्छी तरीके से की। 7-8 साल में उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका बना ली। हालांकि जो भी कुछ वो ब्रीफ किया करते थे उसका कंटेंट अंग्रेजों के द्वारा डिसाइड किया जाता था। इस बात में कोई शक नहीं कि अंग्रेजों के द्वारा दी गई स्क्रिप्ट पर मोहम्मद अली जिन्ना बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। जिन्ना की पर्सनैलिटी गांधी और नेहरू से बहुत अलग थी। वो इन नेताओं की तरह आम लोगों से घुल मिल नहीं पाते थे। वो बहुत ही रिजर्व नेचर के आदमी थे। इस आदमी का नेचर इतना रिजर्व था कि जब इनकी शादी एक पारसी महिला से हुई तो वो ज्यादा समय तक इन्हें झेल नहीं पाए, क्योंकि वो इनके इस तरह के नेचर को समझ नहीं पाए। मोहम्मद अली जिन्ना को देश की आजादी से 1 महीने पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने पास बुलाया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि अगर आप केवल पाकिस्तान की बात करते हो तो आपका अधिकार क्षेत्र सीमित हो जाएगा, आप पूरे हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल हो सकते हो। लेकिन जिन्ना ने अंग्रेजों का ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनते हैं तो वहाँ का प्रधानमंत्री भी उनकी बात मानेगा। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लिखकर प्रेसिडेंट थे, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के प्रेसिडेंट थे, अपनी ही कैबिनेट के मिनिस्टर थे और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल भी थे। कुल मिलाकर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अपना टोटल पावर कंट्रोल बना रखा था। आज भी आप पाकिस्तान के शासकों में ये फैक्टर जरूर देखेंगे। जो भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता है तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि सारे देश के पावर पर उसका ही कंट्रोल बना रहे। 7 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बहन फातिमा के साथ वायसराय के डकोटा विमान से उड़कर दिल्ली से कराची पहुंचे। उनके हजारों समर्थक एयरपोर्ट पर उनका वेट कर रहे थे। जिन्ना की जीवनी लिखने वाले ऑर्थर स्टैनली वालपर्ड अपनी किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि जिन्ना जब एयरपोर्ट से अपने सरकारी आवास की तरफ जा रहे थे, जब सड़क के किनारे दोनों तरफ खड़े लोग उनके सपोर्ट में नारे लगा रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना का सरकारी आवास विक्टोरिया शैली में बना था। अपने सरकारी आवास की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए तब अपने नेवल लेफ्टिनेंट SN एहसान से कहा था कि उन्हें नहीं यकीन था कि इसी जिंदगी में उन्हें पाकिस्तान को बनते हुए देखने का मौका मिलेगा। जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मांग रखी कि उनकी कुर्सी लॉर्ड माउंटबेटन की कुर्सी से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया। मिस्टर मिर्जा पाकिस्तान के डिफेंस सेक्रेटरी थे जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने। उन्होंने पाकिस्तान के बनने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना से ये कहा कि हमें मुस्लिम लीग के साथ अच्छी तरह व्यवहार करना चाहिए, उसका कोई प्रेसिडेंट होना चाहिए। जिन्ना ने कहा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान तो मैंने बनाया है, ऐसे मुस्लिम लीग का क्या रोल? मुस्लिम लीग को लेकर जिन्ना के कुछ इस तरीके के विचार थे। कराची में सुबह 8 बजे से जिन्ना के दिन की शुरुआत होती थी। एक बड़ी सी इमेज पर बहुत सारे कागज रखे हुए होते थे। प्लेविन ए सिगरेट का एक डब्बा और क्यूबा के सिगार भी मौजूद रहते थे। जिन्ना अपने आप को मुसलमानों का पॉलिटिकल लीडर समझते थे। रिलीजन से उनका कोई लेना देना नहीं था।
मशहूर लेखक KL गोबा की कलम से साल 1936 में एक बार जब उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए इनवाइट किया तो जिन्ना ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि नमाज किस तरह से पढ़ी जाती है। तब उन्होंने जिन्ना को जवाब दिया कि आप दूसरों को देखकर वैसा ही बर्ताव कीजिए। भारत के विदेश मंत्री रहे मोहम्मद करीम, जो कभी जिन्ना के असिस्टेंट भी थे, वो अपने और जिन्ना के साथ घटी एक घटना के बारे में बताते हैं। दरअसल दोनों मुंबई के एक मशहूर रेस्टोरेंट कॉर्ने गिलियाज में खाना खाने के लिए पहुंचे थे। जिन्ना ने 2 कप कॉफी, पेस्ट्री और सुअर के सॉसेज मंगवाए। तभी वहाँ पर एक दाढ़ी वाला मुसलमान अपने छोटे बालक के साथ वहाँ पहुँचा और बगल में बैठ गया। थोड़ी देर में लड़के का हाथ पोर्क सॉसेज की प्लेट पर गया। जिन्ना के साथ वाले मिस्टर छागला इस सिचुएशन में बेचैन हो रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वो चले गए तो जिन्ना ने उन्हें गुस्से से देखा और बोले कि तुमने लड़के को पोर्क सॉसेज क्यों खाने दिया। तब उन्होंने कहा कि इस सिचुएशन में मुझे आपके लिए जो सही लगा मैंने वही किया। 11 अगस्त 1947 को जिन्ना ने पाकिस्तान के संविधान सभा में अपना भाषण दिया। सरोजनी नायडू को उनका भाषण काफी पसंद आया क्योंकि वो बिना कागज की तरफ देखे धारा प्रवाह बोलते थे। मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहे थे कि हमें अल्पसंख्यकों के साथ कुछ इस तरह बर्ताव करना चाहिए जिससे कि उन्हें ये महसूस हो कि जब तक वो पाकिस्तान के साथ वफादार रहेंगे उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं जब 2 समुदायों के बीच कोई फर्क नहीं होगा और किसी तरह का कोई भेदभाव भी नहीं होगा। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही मोहम्मद अली जिन्ना एक खतरनाक बीमारी की चपेट में आ गए। उनके फेफड़ों में चकते पड़ गए थे। तिलक देवासर बताते हैं कि डॉक्टरों ने जिन्ना की बीमारी को बड़ी चतुराई से छुपा कर रखा। शायद माउंटबेटन इस बात को जानते थे क्योंकि अंग्रेज सरकार भारत को 1947 के बाद आजाद करने का मन बना रही थी, लेकिन ये काम 6 महीने पहले ही हो गया। अगर महात्मा गांधी, पटेल और नेहरू को जिन्ना की बीमारी के बारे में मालूम होता तो डेफिनेटली वो आजादी के समय को कुछ महीने और बढ़ा देते। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिन्ना की बीमारी का रहस्य ठीक समय पर लोगों के सामने आ गया होता तो देश का बंटवारा भी नहीं हुआ होता। कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना का आखिरी वक्त काफी मुश्किलों में बीता। 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना को वाइकिंग विमान से क्वेटा से नई दिल्ली लाया गया। उस समय पाकिस्तान के संस्थापक का बॉडी वेट केवल 40 किलो था। कराची के मोरीपुर से उनकी एम्बुलेंस गवर्नर जनरल हाउस की तरफ जा रही थी। रास्ते में जो घटना घटी वो काफी दर्दनाक और हैरानी भरी थी। उस एम्बुलेंस का पेट्रोल ही खत्म हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना को रिसीव करने कोई नहीं आया। लियाकत अली उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। पेट्रोल के अभाव में वो गाड़ी 2 घंटे तक फंसी रही। इस बंद एम्बुलेंस में मोहम्मद अली जिन्ना 2 घंटे तक फंसे रहे। उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हुई, बस काफी वीक हो गई थी। माय ब्रदर नाम की किताब लिखने वाले फातिमा जिन्ना ने एम्बुलेंस की जर्नी के बारे में विस्तार से लिखा। एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में जिन्ना के साथ फातिमा और क्वेटा से इच्छा मौजूद थी। गाड़ी के पीछे पीछे लिमोजिन में डॉक्टरों की टीम चल रही थी। सिस्टर डलहैक और फातिमा बारी बारी से मोहम्मद अली जिन्ना के चेहरे पर पंखा कर रही थी क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना के चेहरे पर बहुत सारी मक्खियां भिन्न भिन्न आने लगी। शाम 6:10 पर एम्बुलेंस समेत सभी लोग गवर्नर जनरल हाउस पहुंचे। 2 घंटे तक जिंदा सोते रहे। फिर अचानक उनकी नींद खुली। उनके मुंह से फातिमा का नाम निकला। 11 सितंबर 1948 को रात 10:20 पर मोहम्मद अली जिन्ना इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनका शरीर केवल 70 पाउंड का बचा। सामान्य सा कफन ओढ़कर दूसरे दिन उन्हें कराची में दफन कर दिया गया। जहां उन्हें दफनाया गया उसके चारों तरफ गुलाबी पत्थरों का एक मकबरा बनाया गया। तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।